हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आपके अपने चैनल सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। और आज का एक वीडियो होगा चैप्टर नंबर 4, ट्वेल्थ बायोलॉजी। ये आपका रिवीजन वीडियो होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जनन स्वास्थ्य। आपके चैप्टर नंबर 4 है ट्वेल्थ बायोलॉजी का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस वीडियो को बस देखते जाइए, समझते जाइए। चलिए समझते हैं। चैप्टर नंबर 4, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, क्लास 12th बायोलॉजी का है। तो हम जैसे कि पहले सभी वीडियो में देखते आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि आज देखो, रिवीजन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, प्रैक्टिस करके देखना। तो आप पेन कॉपी रखिए, क्वेश्चन को लिखिए, अंत में इसका पीपीटी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या विद्यालयों में यानी कि आपके स्कूल्स में यौन शिक्षा आवश्यक है, यानी कि सेक्स एजुकेशन? यदि हाँ तो क्यों? ठीक है। इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल्स? इफ यस देन वाई? यानी कि अगर आपका हाँ है कि अगर आवश्यक हो तो क्यों आवश्यक है, आपको बताना है। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ 2021 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि मानव जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारण आपको लिखना है कि ऐसे कौन कौन से सोशल रीजंस हैं जिससे ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्लियर है कि राइट द सोशल रीजन फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के क्या उपाय हैं। इसका मतलब है कि कैसे हम ह्यूमन पॉपुलेशन को रोक सकते हैं, ठीक है। तो राइट मेथड्स टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत बड़ी समस्या है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंध्यता। इसका मतलब होता है इनफर्टिलिटी, ठीक है। बंध्यता, स्टेरिलिटी इसको बोलते हैं बोलने के लिए कि किसे कहते हैं। तो बंध दंपतियों यानी कि जो पति पत्नी है उनको बच्चे नहीं हो रहे, संतान नहीं हो, उसको बोलते हैं बंध दंपतियों। को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कोई 4 विधियां आपको बतानी है, ठीक है भाई। ऐसे कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा जो फर्टिलिटी से गुजर रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से मेथड डेवलप हो चुके हैं जिनको सहारा मिल सकता है, बच्चा कंसीव हो सकता है। तो व्हाट इज स्टेरिलिटी? मेंशन एनी 4 मेथड दैट हेल्प इन फर्टिलाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रंस। जिप्ट का पूरा नाम लिखिए। तो क्वेश्चन है राइट द फुल नेम ऑफ जिप्ट। ये क्वेश्चन सीजी बोर्ड 2020 में पूछा गया था, ठीक है। कि जिप्ट का पूरा नाम क्या है? जिप्ट का नाम आपको पूरा पता है तो प्लीज़ जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, देखता हूँ कि आप कितना जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है गिफ्ट। गिफ्ट का पूरा नाम लिखिए। देखिए, जिप्ट और गिफ्ट दोनों ART हैं। इसका मतलब है कि दोनों ही बंध्यता को रोकने के लिए, बंध्यता को ठीक करने के लिए एक क्या है, प्रकार से मेथड्स हैं। तो गिफ्ट और जिप्ट दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों के मतलब आप लोग कमेंट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर 7 क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस क्या है। काफ़ी भारी भरकम आपको शब्द लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप इसको क्लास में पढ़े होंगे, तो रिविजन वीडियो है। यह किस प्रकार उपयोगी है, ठीक है। तो व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, हाउ इज इट यूजफुल? ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एमनियोसेंटेसिस का समाज में दुष्प्रभाव की व्याख्या कीजिए। सीजी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सप्लेन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस ऑन सोसाइटी। अभी एमनियोसेंटेसिस क्या है इसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या गर्भ निरोधकों यानी कि ओरल या फिर क्या इसको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बोलते हैं, ठीक है। क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्याय उचित है? कारण दीजिए। 2019 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया था। इज द यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव जस्टिफाई, गिव रीजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायफ्राम इन्वॉल्व क्या है, इसका क्या उपयोग है। ये क्वेश्चन सीजी 2022 में पूछा गया था कि व्हाट इज डायफ्राम इन्वॉल्व, व्हाट आर इट्स यूज। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। आप इसको पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। आपके क्लास टीचर आपको पढ़ाए होंगे, आपके ट्यूशन टीचर आपको पढ़ाए होंगे, या खुद आप बुक पढ़े होंगे, उसमें दिया है, ठीक है भाई। मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी को समझाइए,
ठीक है भाई, इसको तो पढ़े ही होंगे आप लोग, ठीक है। एक्सप्लेन ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी, ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में शल्य क्रिया द्वारा नर की शुक्राणु नलिका को काट कर बांधना क्या कहलाता है। ठीक है भाई। अब बच्चों आप लोग बताएंगे, इस स्लाइड में इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इन ह्यूमंस व्हाट इज कॉल्ड सर्जिकली कटिंग एंड टाइंग द स्पर्मेटिक डक्ट ऑफ मेल। ठीक है, इसी स्लाइड में कहीं एक शब्द दिख रहा है आपको, इसका आंसर यहीं आपको मिल जाएगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछा गया था क्वेश्चन। तो अगर आप समझदार हैं, हल्का सबको हिंट मिल गया है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों। ठीक है भाई, कि कह रहा है क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई ठीक है, हमको प्रेगनेंसी अचीव नहीं करनी है, लेकिन प्रेगनेंसी अचीव नहीं करनी है इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो हमारे जन्म ग्रंथि टेस्टिस और इसको ही काट दें। ठीक है, तो ये विकल्प नहीं माना जा सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो आपका इस पर क्या विचार है, क्यों क्यों नहीं मान सकते हैं। तो रिमूवल ऑफ गोनाड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अल्टरनेटिव टू कॉन्ट्रासेप्टिव, वाई। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमटीपी का पूरा नाम लिखिए, राइट द फुल नेम ऑफ एमटीपी। 1 नंबर क्वेश्चन है। बच्चों ध्यान रखेंगे कि यूनिट नंबर 1 में, जिसको हम जनन कह रहे हैं, इसमें से 1 से 4 अध्याय आता है। इस अध्याय में 1 नंबर का केवल एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और अक्सर देखा गया है कि चैप्टर नंबर 3 और 4 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का। तो आप ध्यान रखेंगे, चैप्टर नंबर जनन यूनिट नंबर 1 का जनन में से चैप्टर नंबर 3 और 4 मेनली ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। यहीं में से पूरी जगह फुल फॉर्म बताइए, इसे क्या कहते हैं बताइए, ये सब 1 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है। दूसरा क्या है भाई, IUCD का पूरा नाम लिखना है। ठीक है भाई, 4 चीज़ें हैं, MTP, IUCD, जिप्ट, गिफ्ट। ठीक है, एड्स का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है पूछने के लिए, एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म पूछ देता है पूछने के लिए कभी कभी। ठीक है, इसको आप हल्का सा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गए, लगभग आज हम 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। वीडियो हल्का सा लंबा हो सकता है, आराम से देखिए। पेन कॉपी रखिए अपने पास, एक हेडफोन लगा लीजिए। ठीक है, और पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जनन स्वास्थ्य कह रहे हैं। ठीक है, तो जनन स्वास्थ्य, सबसे पहले समझते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है। जनरली क्या होता है कि अगर वो हट्टा कट्टा दिख रहा है, हेल्थी दिख रहा है हल्का सा, ठीक है, उसको कहते हैं कि अरे वो तो हेल्थी है, बढ़िया दिख रहा है। लेकिन WHO ने ऐसा नहीं कहा। WHO का जो पैरामीटर्स है वो अलग है, और स्वास्थ्य को लेकर उनकी अलग धारणाएं हैं। ठीक है, तो किसे कहेंगे स्वास्थ्य। जनन का मतलब है रिप्रोडक्टिव चीज़ों से, टेस्टिस से, ओवरी से, सहायक अंगों से। ठीक है, प्रजनन का आता है। प्रजनन का मतलब होता है अपने ही समान जीवों को जन्म देना, जनन यही कहलाता है। ठीक है, ये जीवों का मुख्य लक्षण होता है, सबको पता है। तो किसे कहेंगे स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य उसे कहेंगे जो व्यक्ति मानसिक यानी कि मेंटली, सामाजिक इसका मतलब सोशली, और भौतिक इसका मतलब बॉडी बोल रहा है फिजिकली, रूप से कैसे हो, विकृत विहीन हो, यानी किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, डिसेबिलिटी ना हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। तो हमको स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा हमको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब जनरल स्वास्थ्य किसे कहेंगे। WHO ने क्या कहा है आपको पता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्रजनन किसे कहेंगे। प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ है प्रजनन के सभी पहलुओं को, या प्रजनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, अर्थात शारीरिक, इसका मतलब है क्या भाई, फिजिकली, भावनात्मक इमोशनली, व्यवहारात्मक यानी कि बिहेवियरली, तथा सामाजिक स्वास्थ्य, इसका मतलब संपूर्ण विकास, संपूर्ण स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं WHO, कि ना केवल बॉडी का, इसका मतलब है मन का भी, आपके बिहेवियर का भी, आप समाज में कैसे रहते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, ये स्वस्थ होने की निशानी है, WHO कहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कंप्लीट हेल्थ इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेक्ट्स, नॉट ओनली वन, ऑल एक्सपेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल के लिए फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल हेल्थ। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अतः ऐसे समाज को प्रजनात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है जिसमें लोगों के प्रजनन अंग शारीरिक रूप से
और प्रकार्यात्मक रूप से समान हो, यानी कि फिजिकली रूप से सही हो और उनके फंक्शनल रूप से भी सही हो। इसे हम क्या कहेंगे? परिणात्मक रूप से अच्छा समाज कहेंगे। ठीक है, यानी कि उसमें इनफर्टिलिटी रेट जो बहुत कम हो, बच्चे जन्म करने की क्षमता अधिक हो, इस प्रकार से देखा जाता है। तो आप पता है ये एक क्लिनिकल एस्पेक्ट है। और यहाँ पर एक डॉक्टर्स हैं, एक फीमेल है, डॉक्टर्स को चेक कर रही है। ठीक है, जनरल स्वास्थ्य को देख रहे हैं किस प्रकार से उनका शरीर सही है कि नहीं है, मेंटल लेवल सही है कि नहीं है। ठीक है, इसको काउंसलिंग, एक काउंसलिंग हो सकता है और मेडिकली इलाज इसका हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जनरल स्वास्थ्य के कुछ हम कार्य देखते हैं कि भारत सरकार ने इसके लिए क्या क्या किया है। तो भारत विश्व का प्रथम ऐसा राष्ट्र है या ऐसा देश है जहाँ पर राष्ट्रीय स्तर या नेशनल लेवल पर प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना एवं कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। देखिए, हमारे भारत सरकार जो काफ़ी सेंसिटिव है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि हम एक समाज में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, ना सिर्फ कंट्रोल करना, उनकी प्लानिंग करना, पॉपुलेशन की प्लानिंग करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार अपने राष्ट्रीय स्तर पर, अपने नेशनल लेवल पर बहुत सारे प्रोग्राम चलाती रहती है। अब ये कौन कौन से प्रोग्राम है, आइए देखते हैं इस चीज़ को। पहला है, सर्वप्रथम 1951 में या 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कभी आप पढ़ते रहते हैं, कहीं जाते रहते हैं, तो ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम कई बार टीवी में भी आया है चीज़ें। परिवार नियोजन का मतलब होता है अपने फैमिली को किस प्रकार से हम कंट्रोल में रखें, या किस प्रकार से नियोजित करें कि हमको कितना बच्चे लेने हैं। सपोज ये परिवार किससे बनता है? माता पिता, बच्चे, दादा दादी, है ना, इस प्रकार से ये परिवार है। तो परिवार में सपोज दैट कि एक पति पत्नी है और उनको बच्चे लेने हैं, तो वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे, अपने इकोनॉमिक बेसिस को देखेंगे, अपने स्वास्थ्य को देखेंगे, उसके बाद वो तय करेंगे कि मुझे कितने बच्चे लेने हैं। और बच्चे लेने के बाद उनके उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, इन सब को ध्यान देना है। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, कि लोगों को जागरूक किया जाए, जिसका समय समय पर मूल्यांकन भी किया जाता है ना, रेगुलर किया जाता है। सन 1977 में इनसे संबंधित एक अत्यधिक व्यापक कार्यक्रम, ये शुरुआती था रहने के, सबसे पहले भारत देश 1940 में आज़ाद हुआ। उसके बाद धीरे धीरे 1951 आया, तो सोचने लगे कि पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल किया जाए, परिवार नियोजन लाया गया। उसके बाद 1977 में इससे संबंधित एक अत्यधिक व्यापक कार्यक्रम, ठीक है, इससे और बड़ा कार्यक्रम 1977 में, जब और हम दुरुस्त हो गए और हमने सोचने लग गए, ठीक है, तो हमने लोगों के लिए काम किया, भारत सरकार ने। तो एक कार्यक्रम है, उसको कहते हैं जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जनन करने वाली माँ का भी स्वास्थ्य देखा जाएगा, उसके फैमिली का भी, और जो बच्चा हुआ है उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना हो। इसको बोलते हैं RCH। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि RCH का फुल फॉर्म लिखिए, एक नंबर क्वेश्चन है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है कि RCH का फुल फॉर्म किसे क्या कहेंगे। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम चेंज करके RCH रख दिया गया है। इतना समझिए इस चीज़ को, जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, कि वही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि भाई क्या विद्यालय में हमको सेक्स एजुकेशन देना जरूरी है? यदि हाँ, तो क्यों जरूरी है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सेक्स एजुकेशन यानी कि यौन शिक्षा, विद्यालयों में यौन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मतलब सरकार इस पे पहल कर रही है, ठीक है, ताकि युवाओं को यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में सही जानकारी मिले। यहाँ पर एक अच्छा वर्ड यूज़ किया गया है, सही जानकारी। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो बच्चे छोटे होते हैं, वो अनिभज्ञ होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है कि सेक्स एजुकेशन किससे लिया जाए, कौन ये जिम्मेदारी तय करे उनको, जिसको है तो कहाँ से मिलेगा भाई? स्कूल से मिलेगा, क्योंकि स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं काफ़ी हाईली एजुकेटेड होते हैं, उनको पता होता है, तो अच्छे से बता सकते हैं। तो सरकार ने भी इस पर काफ़ी पहल की। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम इसको स्कूलों के पाठ्यक्रम में रखा जाए। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप 12th क्लास में हैं, 12th क्लास के चैप्टर नंबर 3 और 4, यूनिट नंबर केवल 1 ही पूरा जन्म पे टॉपिक है रहने के लिए। तो आपको तो बहुत इंटरेस्टिंग लगे, इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं भविष्य में काम भी आने वाला है। एक वर्ड आया है कि यौन संबंधी यानी कि सेक्स एजुकेशन संबंधी जो बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं, पहलू होते हैं, उनकी सही जानकारी मिलने के साथ साथ इसके बारे में फैली भ्रांतियाँ एवं धारणाओं से छुटकारा मिल सके। ठीक है भाई, सही जानकारी तो टीचर या फिर जो बड़े हैं वो देंगे ही देंगे,
चाहे सरकार के माध्यम से हो, चाहे स्कूल शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे विश्वविद्यालय के माध्यम से हो, या कोई एनजीओज़ के माध्यम से हो, या समाज के माध्यम से हो, जिस भी माध्यम से हो, अगर हम बच्चे को आपके एज के बच्चों को अगर समझाएँ तो किस प्रकार से वो समझा सकें, सही जानकारी दें। उसके अलावा इनसे जुड़े जो गलत धारणाएँ हैं, ठीक है? उनकी जो भ्रांतियाँ हैं, उनको आपको छुटकारा मिल सके। इसलिए आप लिख सकते हैं कि हाँ, विश्वविद्यालय में इसकी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे हमको सही जानकारी मिलेगी। इसके साथ-साथ हमको इनसे जुड़े कुछ भ्रांतियाँ, गलत धारणाओं के बारे में हमको छुटकारा भी मिल सकता है। आपको इनसे आंसर मिल गया है। इसके अलावा सरकार ने और क्या किया है करने के लिए? जागरूकता संबंधी उपाय किया कि प्लानिंग अबाउट अवेयरनेस। अब एक क्लास में लगभग 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, उतना उसको पढ़ाओगे। लेकिन हमको लोगों को और अवेयर करना है, बैनर्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है? सरकारी संगठन, जो शासकीय ऑर्गेनाइजेशन होती है गवर्नमेंट की, वो श्रव्य यानी कि सुन सकने वाली, इसको हम ऑडियो कहते हैं, तथा दृश्य यानी कि विजुअल यानी देख सकते हैं, यानी कि सुनने और देखने, ऑडियो विजुअल, एवं मुद्रित यानी कि छपा हुआ, प्रिंटेड सामग्री की सहायता से क्या करते हैं, उनको अवेयर किया जा रहा है न्यूज़पेपरों में, ठीक है, आपके टीवी चैनलों में। इस प्रकार से इनके लिए अवेयर किया जा रहा है। जैसे, ठीक है, जैसे गर्भ निरोधक के लिए एक प्रकार से कॉन्डम्स का क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट आता है ताकि लोग अवेयर हो सकें। ठीक है, इस प्रकार से आपको जागरूक होना पड़ेगा। अब इसमें बड़ों की भूमिका है, रोल ऑफ एल्डर्स। अगर आप अभी क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये, हाँ, आपसे बड़े हैं, टीचर्स हैं आपके, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। इवन आपके जो पेरेंट्स हैं, उनका भी ये इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को गुड टच और बैड टच समझाएं, अपने छोटे बच्चों को, कि भाई हमारे शरीर से कौन कौन सा ऐसा पार्ट्स हैं जिसको छूने से उसको बैड टच कहेंगे, जिसको टच करने से उसको कहेंगे कि अच्छा टच है। ठीक है, तो गुड टच एंड बैड टच को भी पढ़ाना चाहिए स्कूल में भी, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी समझाएं। तो इसमें बड़ों की भूमिका बहुत ज़्यादा है। तो माता पिता, अन्य निकट संबंधी है ना भाई, आपके पेरेंट हो सकते हैं, आपके गार्जियंस हैं, शिक्षक, आपके आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, इसकी ये भूमिका निभा सकते हैं जो जागरूक हैं। ठीक है, पढ़े लिखे न होने का मतलब तो यही होता है ना, कि कहीं ना कहीं हम अपने आसपास के लोगों को अवेयर किए इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे है परिवार नियोजन संबंधी जानकारी भी देना, नॉलेज अबाउट फैमिली प्लानिंग, सुरक्षित यौन संबंधों, यौन संचालित रोगों जैसे कि एड्स, परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में जानकारी विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग के लोगों को दिया जाता है। कभी न कभी आपने जब स्कूल जाते वक्त देखा होगा कि कभी कभी जो एनजीओज़ वगैरह होती हैं, बहुत सारे लोग बैनर लेकर चलते हैं, विश्व एड्स दिवस मनाते रहते हैं। तो क्यों मनाते हैं? कहीं ना कहीं वो अवेयर कर रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप जान सकें। तो मुझे उम्मीद है इसके बारे में आंसर मिल गया होगा। आप इसको अपने मन से लिखेंगे। ठीक है, रेडी टू डाई गान एग्ज़ाम हाल में काम नहीं आती है, आपको अपने विवेक से आपको लिखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारण। अब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हम एक समाज में रहते हैं, वी आर सोशल एनिमल्स, हम सामाजिक प्राणी में आते हैं। ठीक है, तो जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज में ऐसा क्या रीज़न हो गया कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो पहला जो कारण देखने को मिलता है, आपके बुक में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, कि समाज का अशिक्षित होना। कि जिस हम समाज में रह रहे हैं, आप अपने आसपास में देखिए कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग शिक्षित हैं, ठीक है, कितने वो अवेयर हैं। तो अशिक्षा ये भी एक विशेष कारण है। दूसरी बात है निम्न सामाजिक स्तर। इसका मतलब है कि एक होता है रिच फैमिली, फिर मध्यम फैमिली, फिर और नीचे मध्यम फैमिली, निधम फैमिली। ठीक है, तो समाज का उसका स्तर कैसा है, वो किस प्रकार से सोच रहा है, कैसे वो जगह पर वो रह रहा है, क्या उनमें उस जगह पर उनके अवेयरनेस के लिए कोई समाधान है कि नहीं है। तो निम्न सामाजिक स्तर भी बहुत रोल करता है, ठीक से बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं या खुद नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं बातों पर बात मान लेते हैं। तो ये एक प्रकार से ये कारण हो सकते हैं। फिर क्या है, सामाजिक कुरीतियाँ। हमारे समाज में अंधविश्वास भी बहुत हैं, कि ठीक है भाई, पैसे कमाने के लिए या किसी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए ऐसे कुछ कुरीतियाँ हैं, या ठीक है भाई कुछ सुपरस्टिशियस हैं, उसको हम समाज में भी मान्यता रखी हुई हैं। तो ये सब कारण ये होते हैं। फिर है सामाजिक मान्यताएँ, जो हम जहाँ पे सोशल में रहते हैं, तो लगता है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनसे हमको जो कुछ मिले हैं उनको हम आगे बढ़ाएँ। लेकिन समय के साथ हमको बदलना चाहिए। पहले के समय कुछ और था, अभी कुछ और समय है, तो हमको लगातार परिवर्तन करते रहना चाहिए। डार्विन साहब ने भी बात आप लोगों को कही है कि जो जीव
इस पृथ्वी पर है, जीवित है, जो अपने आप को एडॉप्ट करता है, अपने आप को चेंज करता है इस इन्वायरमेंट के अनुसार, वही जीव भविष्य में सर्वाइव कर पाता है। तो ना केवल अपने बॉडी के लेवल पे, अपने मेंटल लेवल पे भी इसको क्या करना होगा, हमको सुधार करने को सकता होगी। ये सामाजिकरण हो सकते हैं। फिर क्या है, कम उम्र में विवाह। अब ये कब होगी, जब अशिक्षित होंगे, जानकारी नहीं होगी, ठीक है भी, कि किस उम्र में कब क्या करना है, तो इसको हम बाल विवाह कहते हैं। ठीक है, चाइल्ड मैरिज कहते हैं। आपको पता है चाइल्ड मैरिज अभी हमारे भारत देश में इलीगल है, कानूनी अपराध है, इस पे सज़ा का प्रावधान है। तो कम उम्र में विवाह तो नहीं करना है। फिर है निम्न सामाजिक स्तर के कारण मनोरंजन का अभाव। ठीक है भाई, ये भी अभाव है। फिर है सामाजिक पिछड़ापन भी है। तो ये 5-6 कारण हैं जो आपको जानने हैं। हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा गया है एक बार भी, लेकिन मुझे लग रहा है इस बार कहीं पूछ दे कि कोई 3 कारण बताइए, कोई 2 कारण बताइए, तो मुझे लगता है ये सब कारण आपको जानने होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर है जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि, एक ही मतलब है। जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हैं? ठीक है भैया, व्हाट आर द रीज़न फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? इतना पॉपुलेशन क्यों हो रहा है? ठीक है भाई, ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं कि हर अलग अलग देश पर है ना भाई, जनसंख्या धीरे बढ़ रही है। ना केवल भारत बस, चीन, भारत, ये सब देश ऐसे देश हैं जहाँ पर जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अब ये क्या कारण हो सकते हैं, चलिए पढ़ते हैं। पहला जो कारण है वो जन्म दर में वृद्धि, इंक्रीजेस इन बर्थ रेट। ठीक है, जन्म दर का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र पर, ठीक है, जन्म होना बच्चे का, जन्म दर है, बर्थ रेट है। दूसरा क्या है, मृत्यु दर में कमी, डिक्रीज इन मोर्टेलिटी रेट। अब पहले और अभी के टाइम में बहुत डेवलपमेंट हो गया है। पहले सूखा आता था, बाढ़ आता था, ठीक है भाई, नेचुरल डिजास्टर आने के लिए बहुत सारी डिजीज़ आती थी, जिससे लाखों लोग, करोड़ों लोग, हज़ारों लोग मर जाते थे मरने के लिए। ठीक है, तो मृत्यु दर में कमी आ रही है क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल हेल्थ सुधर गया है। ठीक है, हमने अपने जीवन को और प्रोटेक्ट कर लिया करने के लिए, तो मृत्यु दर में धीरे धीरे कमी आ रही है और जन्म दर और बढ़ रहा है, इससे जनसंख्या और बढ़ रही है। ठीक है, फिर क्या है, प्रजनन दर का उच्च होना, हाई फर्टिलिटी रेट। इसका मतलब है कि अधिक बच्चे जन्म देने की क्षमता, प्रजनन करने की क्षमता अधिक है, उच्च प्रजनन दर है। नेक्स्ट है निम्न सामाजिक स्तर, लो सोशल स्टेटस। ठीक है भाई, कि परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को जानकारी नहीं होना, कि हमें कितने बच्चे, अपने परिवार को कैसे नियोजित रखना है, तो ये भी एक कारण है कि शिक्षा के चलते पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरी बात है कि बेटे के चाह। ठीक है, हमारे सामने देखा गया है कि एक बेटा और ले लें, तो बेटे के चाह में जनसंख्या और बढ़ती जा रही है। आज भी हैं ऐसे लोग। आगे बढ़ते हैं। फिर है निरक्षरता, इलिटरेसी, पढ़ा लिखा ना होना, अभी एक समस्या है। फिर है सामाजिक कुरीतियाँ, सोशल एविल्स। ठीक है, जिस समाज में रहते हैं कहीं ना कहीं हमको कुछ सामाजिक कुरीतियाँ, जिसको देख के लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, इसका मिसयूज़ किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अंधविश्वासों का मानना, बिलीविंग इन सुपरस्टिशियस, जो एग्जिस्ट नहीं करती इस पृथ्वी पर, उस चीज़ पर बिलीव कर लेना बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी साइंटिफिक रिसर्च से, उसको कहते हैं अंधविश्वास। आंख बंद करके विश्वास करना ही अंधविश्वास है, बिलीविंग इन सुपरस्टिशियस। ठीक है, तो इसको आपको नहीं मानना है। आप पढ़े लिखे हैं, आपको पढ़ाने का इस चैप्टर का उद्देश्य यही है कि आप जागरूक हो सकें, आप अवेयर हो सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है कम उम्र में विवाह होना, ये सामाजिक कारण भी है ये भी। ठीक है भाई, कम उम्र में विवाह होना, अर्ली मैरिज, कम उम्र में ही जन्म दृष्टि से परिपक्व हो जाना। ठीक है भाई, अभी एक रिपोर्ट आई कि अभी अभी कि जो प्यूबर्टी एज है वो धीरे धीरे कम हो रही है। 10-11 साल हो गया प्यूबर्टी एज फीमेल्स में। तो हम अपने एज से पहले ही परिपक्व हो जा रहे हैं जन्म के लिए। ये भी एक समस्या है, एक कारण है कि बिकमिंग रिप्रोडक्टिव मेच्योर एट अर्ली एज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि के हमने कारण देख लिए, सामाजिक कारण देखा और भी अदर फैक्टर कारण देखे। अब हमारे पास सोचने के लिए ये है कि इसको हम कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है, इसको हम कैसे कंट्रोल करें, हाउ टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। तो आपको विधि लिखनी है, मेथड लिखना है कि राइट मेथड टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। तो पहला, विवाह की आयु को बढ़ाकर, इंकरेजिंग द एज ऑफ मैरिज। ठीक है, दूसरी बात, बाल विवाह को बंद करना।
विवाह के आयु को बढ़ाएँगे, जैसा अभी वर्तमान भारत में क्या है कि लड़कों की शादी की उम्र कितना है 21 वर्ष, लड़कियों का 18 वर्ष। ठीक है? आपको जानकारी होगी इस चीज़ की, अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो विवाह के आयु को बढ़ाकर ऐसा कर सकते हैं करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जन्म दर को कम करके। ठीक है भाई? अब कैसे होगा जन्म दर कम? वही सब बात, विवाह के आयु को बढ़ा देंगे, शिक्षित बनेंगे, परिवार नियोजन कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों को हम जागरूक बनाएँगे लोगों तक। ठीक है? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज़ का यूज़ करेंगे, ये सब इससे कर सकते हैं करने के, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। सरकार को इस पे ऊपर कुछ पॉलिसी बना सकती है बनाने के लिए, ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है? तो इस प्रकार से किया जा सकता है। सेकंड क्या है? शिक्षा का प्रसार करके, बाय स्प्रेडिंग एजुकेशन। एजुकेशन का बहुत पावर होता है। बुक के माध्यम से, अपने शिक्षकों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडियाओं के माध्यम से हम शिक्षा का इसको प्रसार कर सकते हैं। आप भी किया कीजिए। ठीक है? अगर आपको समय मिलता है तो, अभी तो नहीं क्योंकि अभी बोर्ड चल रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है 2 मंथ बाद मार्च में, अभी जनवरी चल रही है। ठीक है? तो आपको भी तो खैर पढ़ाई पे ध्यान देनी है। लेकिन जब आप 12वीं बाद निकल जाएँगे, कॉलेज में जाएँगे, तो वहाँ पर एनएसएस होता है, एनसीसी वगैरह होता है, वहाँ पर जॉइन कर लेंगे, वहाँ पर अवेयरनेस का आपको फुल मौका मिलेगा। ठीक है? तो चलिए हम 12th क्लास में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि को सबसे प्रमुख कारण अशिक्षा है। ठीक है भाई? इलिटरेसी है, अनएजुकेटेडनेस है। तो अशिक्षित होने के कारण आम जनता में अज्ञानता है। ठीक है? ज्ञान की कमी है। प्रचलित चली आ रही जो रूढ़ी रीति-रिवाज हैं या धर्मांधता है, ठीक है भाई, इसका प्रसार होता है। जैसा कि सपोज़ कीजिए, ये बुक में लिखा हुआ है, मैं बुक से लिया हूँ उसको, संतान भगवान देता है, ऐसी धारणाएँ हैं। ठीक है भाई? तो भगवान की देन है, इसलिए बच्चे ले लेते हैं। फिर है, पुत्र पैदा होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं धर्मांधता है, ये सब बातें बुक में लिखी हुई हैं। मैं अपने ओर से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। पुत्र पैदा होने से मोक्ष प्राप्ति होती है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है। और ये ऐसा मानना गलत है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर कन्यादान करना एक पुण्य का कार्य है, ये भी कुछ लोग मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अधिक संतानें परिवार की आय को बढ़ाती हैं। ठीक है? तो परिवार की आय को बढ़ाती नहीं हैं और लगभग मुझे लगता है कि कम कर देती हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में सब चीज़ें बहुत महँगी हो गई हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य सब चीज़ महँगी हो गई हैं। अभी के परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, तो अधिक संतान परिवार की आय को नहीं बढ़ाती हैं भाई, है ना? आगे बढ़ते हैं। संतान की देख-रेख तो भगवान करता है, तो सब भगवान भरोसे बैठे हैं, तो ये भी नहीं करना है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। छोटे परिवार के महत्व को बताना है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिली। छोटे परिवार के आपको मत बताना है कि हम दो हमारे एक, या हमारे दो और हम ठीक है। ठीक है भाई? भगवान में बिलीव कीजिए, बट भगवान के भरोसे मत रहिए। ठीक है? अब इसको हल्का समझना है। सबकी अपनी धार्मिकता है, सबका सम्मान करना है अपने को, लेकिन सही रूप से। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर है, परिवार नियोजनों के तरीकों को आपको अपनाना है। अडॉप्टिंग फैमिली प्लानिंग मेथड्स। ठीक है भाई? कि सरकार ने बहुत सारे आपके लिए मुफ्त में, ठीक, निःशुल्क जो बहुत सारी सुविधाएँ हैं। आप काउंसलिंग की सुविधाएँ हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज़ की सुविधाएँ हैं। बहुत सारी सुविधाएँ सरकार मुफ्त में निःशुल्क में देती है, उसका ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, बंध्यता किसे कहते हैं? बंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाले कुछ 4 विधियों को आप बताना है। अब बंध्यता क्या समझते हैं? क्या है इनफर्टिलिटी? अगर मैं बहुत सिंपल शब्द में कहूँ कि ऐसे पति-पत्नी जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, संतान या प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही है, इनको हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। या तो शुक्राणु नहीं बन पा रहे हैं, या अंडाणु नहीं बन पा रहे हैं, या बन रहे हैं तो निषेचन ठीक से नहीं हो पा रहा है। निषेचन हो भी रहा है तो एम्ब्रियो ठीक से इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है, ठहर नहीं पा रहा है गर्भाशय की दीवार पर। ये सब समस्याएं, इसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। तो कुछ दंपतियों ने, पति पत्नी कपल्स के, लगातार 1-2 वर्ष तक असुरक्षित संभोग के पश्चात, अभी असुरक्षित संभोग क्या है कि बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड यूज़ किए हुए कॉपुलेशन करना। ठीक है भाई? ये क्या है? इसको हम असुरक्षित संभोग मानते हैं। ठीक है भाई? वे संतानोत्पत्ति में सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि शारीरिक कारण, शरीर में कुछ हार्मोन्स की कमी, कुछ अंगों में गड़बड़ी, या कुछ ऊतकों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। कुछ जो कारण होते हैं वो जन्मजात होते हैं, जेनेटिक होते हैं। कुछ रोगों से पैदा हो जाते हैं, कुछ मेडिसिन्स लेने से हो जाते हैं, और कुछ में इम्यून ऑटो डिजीज़ हो जाते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र हो जाता है, और कुछ तो साइकोलॉजिकल होते हैं, मनोवैज्ञानिक भी होते हैं।
माइंड से। इसे ही क्या कहते हैं, बंध्यता, या बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जो ग्रामीण लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, बांझपन हो जाना। ठीक है, ये आपने ये शब्द कहीं पर सुना होगा। ठीक है, तो कुछ दंपतियों के लगातार 1-2 वर्ष तक असुरक्षित संभोग के पश्चात भी वे संतान उत्पत्ति में सफल नहीं हो पाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जो शारीरिक, जन्मजात, रोगजन्य, औषधिक, प्रतिरक्षात्मक अथवा मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, बंध्यता या बांझपन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम कपल्स आर नॉट सक्सेसफुली इन कंसीविंग इन चाइल्ड ए चाइल्ड इवन आफ्टर हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स फ्रॉम 1 और 2 ईयर्स, 1 से 2 वर्ष कंटिन्यूसली, लगातार। देयर कैन बी मेनी रीजन्स फॉर दिस विच कैन बी फिजिकली, congenital, pathogenical, and medicinal, immunological, and or even physiological या psychological. This is called sterility and sterility, यानी बांझपन, इनफर्टिलिटी। ठीक है, अब ये बांझपन भी 2 प्रकार की होती हैं। पहला को बोलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक द्वितीयक। अब प्राथमिक इनफर्टिलिटी कैसे कहेंगे, जो कभी भी गर्भधारण नहीं कर पाते, यानी कि दोज हु नेवर एबल टू कंसीव प्रेगनेंसी में अचीव नहीं हो पाती है। ठीक है भाई, इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहेंगे। अब सेकंड में क्या आएगा कि जो पूर्व में गर्भवती हुई थी, यानी कि कभी प्रेगनेंसी इनमें अचीव हुई थी, परंतु बाद में उनमें भी गर्भधारण नहीं हो पाता है, यानी कि एक बार प्रेगनेंसी अचीव हुई थी लेकिन सेकंड बार में नहीं हो पा रहा है, इसको हम बोलते हैं सेकंड इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल तो खैर प्राइमरी इनफर्टिलिटी से पीड़ित हैं, सेकेंडरी बहुत रेयर होता है, अगर होता भी होगा तो। ठीक है, दोज हु वेयर प्रेग्नेंट इन द पास्ट बट आर अनेबल टू कंसीव लेटर, बाद में नहीं हो पाता, इस प्रकार से। अब क्या कितना पूछा है कि आपको 4 ऐसे विधि बतानी है, ठीक है, जिसकी सहायता से वो दंपतियां संतान ले सकती हैं। अब कौन कौन सी विधियां हैं, अब कुछ विधियां यहाँ दी हुई हैं। ठीक है, अब केवल समझाने को बोला है कि नाम लिखने के बोला है, तो बताइए, बोला है लगभग मेरे से 4-5 नंबर क्वेश्चन होगा ये। 1 नंबर क्वेश्चन बनता किसे होगा, और मेरे ख्याल से 4 नंबर क्वेश्चन इसमें होगा, या 4 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन होगा, तो 4 विधि पूछा ना, टोटल 5 नंबर क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, 4 विधि बताना है, तो इसमें से इससे क्वेश्चन भी आया है, ये तो 1 नंबर क्वेश्चन आया भी है और बड़ा क्वेश्चन भी इससे। जिप्ट का पूरा नाम लिखिए, राइट द फुल नेम ऑफ जिप्ट। अब जिप्ट क्या है, जिप्ट है कि सहायक प्रजनन तकनीक, इसको हम कहते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, यानी कि संतान उत्पन्न करने के लिए सहायक कुछ विधियां होती हैं, इसको हम ART कहते हैं। ART मतलब होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक प्रजनन तकनीकें। ठीक है, हमारी मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली। ठीक है, तो पहले देखते हैं जिप्ट, ZIFT। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए मैं सर्कल किया हूँ करने के लिए, इसको बुक में दिया हुआ है। इस देखो, जेड फॉर होता है जाइगोट। देखो, जिप्ट और गिफ्ट दोनों में अंतर है। ठीक है भाई, जी मतलब होता है गेमिट, और जे मतलब होता है जाइगोट। गेमिट युग्मक, जाइगोट 2 युग्मकों के मिलन से। ठीक है, पहले पढ़ते हैं जिप्ट को, तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है भाई, जेड फॉर जाइगोट, आई फॉर इंट्रा, एफ फॉर फैलोपियन, टी फॉर ट्रांसफर, तो जिप्ट हो गया। तो क्या बोलेंगे इसको, आप एक बार बोल के देखिए मेरे साथ, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसका मतलब है कि हम इंट्रा मतलब इनर, अंदर की ओर, फैलोपियन में क्या होता है भाई, फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी, ट्रांसफर, इसका मतलब है हम जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हैं अंडवाहिनी के अंदर, फैलोपियन के अंदर, इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये एक विधि है। फिर आता है दूसरा, क्या है, जिप्ट का पूरा नाम लिखिए, राइट द फुल नेम ऑफ जिप्ट। जेड जी फॉर होता है गेमिट। ठीक है, या तो जाइगोट को ट्रांसफर करोगे या फिर गेमिट को ट्रांसफर करोगे, तो गेमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम गेमिट यानी कि नर में अगर बात करें तो स्पर्म, मादा में तो ओवम, या तो ओवम को ट्रांसफर कर रहे हो या तो स्पर्म को ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये बोला है कि गेमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। आप एक बार फिर से बोलिए, गेमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। उसके अलावा और बहुत सारे तकनीक है, जैसे कि IVF। अब IVF का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, शहर में हमारे ज़िले पर, या कहीं जाते हो शहर पे तो वहाँ पर लिखा होता है टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, IVF सेंटर। ठीक है, तो ये IVF क्या है, इसको बोलते हैं इन विट्रो
फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर एक है AIT, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, यानी कि ह्यूमन मेड इंसेमिनेशन मतलब क्या है कि एक गेमिट को एक दूसरे गेमिट से और मिलाना मानवों द्वारा, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। फिर है आईटी। अब आईटी मतलब क्या है, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। इंट्रा मतलब अंदर, है ना। इन यूटेरिन मतलब कि गर्भाशय, इंसेमिनेशन मतलब कि एक प्रकार से पहुंचाना, तो इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। फिर है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका मतलब है कि स्पर्म को इंजेक्ट करवाना है अंदर, इंट्रा साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। इस प्रकार से ये कुछ तकनीकें हैं, आप इसको एक बार बुक में देख लेंगे अच्छे से। और ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या लिखा है ऊपर में हेडिंग में, पढ़िए आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमनियोसेंटेसिस। अब एमनियो जो वर्ड है आपको कहाँ को देखने को मिला है? पिछले चैप्टर में आप याद कीजिए, एमनियोटिक फ्लूड, एमनियन, इसका मतलब है ये फीमेल की जो गर्भाशयी दीवार वगैरह होती है, या जहाँ पर एक फीटस या बच्चा माँ के गर्भाशय पर खेलती है, प्ले करती है, ठीक है भाई, उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूड। एमनियोटिक फ्लूड को किसी विशेष मेथड के द्वारा बाहर निकालकर, उस फ्लूड को बाहर निकालकर हम ये जांच करते हैं, एक विधि है ना, ये जांच करते हैं कि उस एमनियोटिक फ्लूड में जो बच्चा पल रहा है उसमें किसी प्रकार के क्रोमोजोमल या जेनेटिक गड़बड़ी तो नहीं है। इसका मतलब भ्रूण की जांच करने के लिए उस एमनियोटिक द्रव को बाहर निकाल कर टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि उसके क्रोमोजोम गुणसूत्र में या उसके अनुवांशिकी में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इस तकनीक को ही कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। वही पूछा गया है कि एमनियोसेंटेसिस क्या है या किस प्रकार उपयोगी है। ये क्वेश्चन CGP 2020 में पूछा गया था, ठीक है। व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, हाउ इज इट यूजफुल। पढ़ते हैं कि एमनियोसेंटेसिस वह विधि है जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे, यानी कि माँ के यूट्रस में, वॉम में पल रहे शिशु में गुणसूत्री संरचनात्मक अथवा संख्यात्मक असमानता का पता लगाना, कि क्रोमोसोम की संरचना कैसी है, उसमें किसी प्रकार की नंबर्स की गड़बड़ी तो नहीं है, उसको पता लगाना, ये क्या कहलाता है, टेक्निक्स है। एमनियोसेंटेसिस ए मेथड बाय विच क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज आर डिटेक्टेड इन द फीटस। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब किसको निकालते हैं, किसका चेक करते हैं, एमनियोटिक फ्लूड, ठीक है भाई। ऐसा सपोज कीजिए कि एक आपको कभी बॉटल लगा हो गया, बॉटल कहीं आपको लगा होगा, जब ग्लूकोज का बॉटल कभी लगता है कहीं पानी की कमी कुछ हो गया होने के लिए, ठीक है भाई, डिहाइड्रेशन हो गया, तो ऐसा समझिए कि बॉटल है, उस बॉटल से आपको जो लिक्विड अंदर भरा हुआ है उसको सिरिंज के आपको निकालना है। तो सिरिंज लेंगे, पेनिट्रेट करेंगे और निकाल लेंगे सिरिंज से। ठीक उसी प्रकार एक विशेष मेथड के द्वारा माता के गर्भ में पल रहे बच्चा जहाँ पर तैरता है, प्ले करता है, वहाँ पर एक एमनियोटिक द्रव होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। उसमें कुछ जैगोटिक कोशिकाएं होती हैं, कुछ जैगोटिक सेल्स होते हैं, उस सेल्स को निकालते हैं, ठीक है भाई। इसे पढ़ते हैं, गर्भ में शिशु एक तरल पदार्थ द्वारा घिरा रहता है। इस द्रव को क्या कहते हैं, एमनियोटिक द्रव कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इस द्रव में जाइगोट से बनी, अब जाइगोट क्या है भाई, जाइगोट होता है मेल फीमेल गैमेट के मिलने से जाइगोट बनता है। तो उसमें क्या होती है, कुछ कोशिकाएं होती हैं, उस कोशिकाओं को निकालते हैं। द बेबी इज सराउंडेड बाई ए फ्लूइड इन द वॉर्म, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड, सम सेल्स फ्रॉम द जाइगोट आर फाउंड इन द फ्लूइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कब निकालते हैं, लगभग 8 से 12 सप्ताह बाद, है ना, जब प्रेगनेंसी अच्छी हो जाती है तब वेट करते हैं। 8 से 12 सप्ताह बाद सिरिंज की सहायता से, किस सहायता से, सिरिंज की सहायता से एमनियोटिक द्रव को निकाला जाता है। आफ्टर अबाउट 8 to 12 वीक्स द एमनियोटिक फ्लूइड इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ सिरिंज। द्रव से कोशिकाओं को पृथक कर उसमें उपस्थित गुणसूत्रों का अध्ययन
सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप द्वारा किया जाता है। यदि किसी प्रकार की गुणसूत्री व या असमानता पाई जाती है तो महिला को गर्भपात की सलाह दी जाती है, यानी कि एबॉर्शन का सलाह दिया जाता है कि बच्चे को आपको एबॉर्ट कर देना है, कुछ गड़बड़ी आ चुकी है। ठीक है, तो आजकल टेक्निक एडवांस हो चुकी है। अब इसके बच्चों दुष्प्रभाव भी हैं, उपयोग तो है। ठीक है भाई, उपयोग तो आ रहा है। अब कैसे होता है? Cells are separate from the liquid and the chromosomal presence in it are studied under a microscope. If any type of chromosomal abnormalities is found, then the woman is advised to have an abortion. ठीक है, डॉक्टर सलाह देता है देने के लिए। अब ये डायग्राम ध्यान से देखिए। एमनियोसेंटेसिस के लिए द्रव को निकालना, ये सिरिंज है, एमनियोटिक फ्लूइड को विड्रॉ किया जा रहा है। ये क्या है? एक फॉर्म है, यूट्रस है, अंदर में यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है और यहाँ पर एक फिटस शिशु है। ठीक है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, ये ट्राइन वॉल्व है, एमनियोटिक कैविटी है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। अब 8 से 12 सप्ताह के आसपास या बाद में सिरिंज की सहायता से इसको निकालेंगे। इसको एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ जैगोटिक सेल्स होते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि डॉक्टर करता है इसको, काफ़ी जानकार होते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो फ्लूइड दिख रहा है, इसको ऐसे सावधानी से निकालेंगे ताकि बच्चे को किसी प्रकार नुकसान ना हो। पता चले बच्चे को नुकसान यहाँ पहुँच गया, बच्चा ही कुछ गड़बड़ी हो गई, तो ऐसा नहीं होता है, ध्यान दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, वही बात जो पहले था इस बात को लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब एमनियोसेंटेसिस तरीका अच्छा है, ठीक है, लेकिन एक खास के एक ड्रॉबैक ये है कि इसकी जांच करने से उस भ्रूण की लिंग की जांच हो जाती है। इसका मतलब है कि जो माँ के गर्भ में पल रहा है बच्चा है, वो बच्चा की बच्ची है, यानी कि गर्ल्स है कि बॉयज़ है, मेल है कि फीमेल है, ये समझ आ जाता है क्योंकि क्रोमोसोम को चेक कर रहे हैं। तो जानेंगे सेक्स क्रोमोसोम इसमें एक्स है कि वाई है कि एक्स एक्स है। ठीक है, तो कई बार देखा गया इसका मिसयूज़ किया गया। हमको पता है कि हमारे समाज में आज भी लड़कियों का पैदा होना कई लोग बुरा मानते हैं, पसंद नहीं उन लोगों को। तो ऐसे लोग क्या करते थे, पहले इसका मिसयूज़ करते थे करने के लिए कि एडमिशन करवाएंगे, लिंग जांच कराएंगे, भ्रूण की जांच करवाएंगे, देखेंगे लड़की है तो उसको फिर अबॉर्शन करा देंगे। तो कहीं ना कहीं समाज पे इस पर इम्पेक्ट हो रहा था। इससे क्या होगा भाई, लिंग अनुपात बिगड़ जाएंगे, सेक्स रेशियो बिगड़ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ दुष्प्रभाव हैं, सरकार ने इस पर एक्शन भी लिए। ठीक है भाई, एमनियोसेंटेसिस के समावेश दुष्प्रभाव। ठीक है भाई, देखते हैं। देखिए, एक फीमेल है, अब एक फीमेल जांच करा ली, अब समझ आ गया बच्चा फीमेल है। एक मदर है और उसका जो भ्रूण में पड़ रहा है बच्चा कैसा है, फीमेल है। अब जान गए तो ये बहुत कसमकस में है कि क्या मेरे परिवार के लोग इस बच्चे को इस जीवन पे आने देंगे कि नहीं आने देंगे। ठीक है भाई, मुझे प्रभाव देखने को मिला। अभी भी कई जगह होता है, ठीक है, लेकिन अभी लीगल नहीं है। ठीक है, तो एक्स तथा वाई क्रोमोसोम की उपस्थिति के आधार पर शिशु के लिंग का पता भी इस तकनीक द्वारा लगाया जाता है। अतः इसका उपयोग मादा भ्रूण के गर्भपात के लिए यानी एबॉर्शन के लिए किया जाने लगा। द सेक्स ऑफ द बेबी इज आल्सो डिटरमाइंड, डिटर्मिनेशन हो जाता है by this technique on the basis of the presence of X and Y chromosome. Therefore, it has started being used for abortion of female fetus. कितनी अच्छी बात नहीं, समझो कितनी बुरी बात है ये। तो सरकार ने इस पर एक्शन लिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा एमनियोसेंटेसिस के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए। नहीं, जरूरी भी है करवाना, लेकिन केवल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को देखने के लिए है वो। ठीक है, तो कीप दिस माइंड स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन हैव बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एमनियोसेंटेसिस। अगर कभी आप हॉस्पिटल गए हैं तो वहाँ पर लिखा होता है लिंग जांच कराना कानूनी अपराध है। कभी पढ़िएगा जाकर, कभी देखा कीजिए। ठीक है, अब इससे क्या होगा अगर ऐसा करते पाया गया, जब भी एक दंपति जाती है क्या बोलते हैं जांच कराने के लिए, सोनोग्राफी कराने के लिए, तो वहाँ पे एक साइन किया जाता है, कंसर्न साइन होता है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार से भ्रूण की जांच नहीं किया जा रहा है। वहाँ पर माता पिता दोनों का साइन होता है। ठीक है, अगर ऐसा करते पाया गया तो आप तो अंदर होंगे, जो डॉक्टर होंगे ऐसा करते पाया गया तो उनके डॉक्टर की जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है। सरकार ने काफ़ी कड़े निर्देश दिए हैं और अच्छी बात भी है। ठीक है, ऐसे इससे जो सेक्स रेशियो बना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सोचने वाले क्वेश्चन है कि क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्यायोचित है? कारण दीजिए। इज द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जस्टिफाई गिवन रीजन? क्वेश्चन 1921 में आया था।
तो गर्भ निरोधक क्या होता है? व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिस? वे विधियां या साधन होते हैं जिनका उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा गर्भधारण को रोकने के लिए जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जाता है। इसका मतलब है, क्लियर है कि निषेचन को रोकना। ठीक है, मेल गेमेट को फीमेल गेमेट तक पहुंचने से रोकना ही गर्भ निरोधक होता है। अब हम एडवांस हो चुके हैं, कुछ प्राकृतिक मेथड तो हैं ही हैं, लेकिन कुछ आधुनिक मेथड भी आ गए हैं। उसको बोलते हैं गर्भ निरोधक मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। जस्टिफाई है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव आर मेथड और मीन्स यूज्ड बाय ए पर्सन टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है कि अनचाहे गर्भधारण से बचाव करना और परिवार नियोजन को नियंत्रित करना है। ठीक है भाई, यानी कि हमको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। सपोज कीजिए एक बच्चा हो गया, इतने में हम खुश हैं। अगर दूसरा बच्चा और हो जाता है तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो सकती है, हमारा मेंटल लेवल ख़राब हो सकता है, कुछ और हो सकता है, होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। दूसरी बात, परिवार को नियोजित करना, कंट्रोल करना, सीमित करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, द देयर पर्पज इज टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड कंट्रोल फैमिली प्लानिंग। बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। अब इससे मतलब क्या है, देखो क्या कुछ उद्देश्य हो सकता है। अनचाहे गर्भधारण से बचाव करना, प्रोटेक्शन फॉर अनवांटेड प्रेगनेंसी, परिवार नियोजन में मदद करती है। ठीक है, हेल्प इन फैमिली प्लानिंग, महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और जीवन शैली के अनुसार गर्भधारण पर नियंत्रण करना उनका पूरा अधिकार होता है। भाई एक फीमेल है, एक बच्चा होने के बाद 3-4 साल का गैप हो दोनों के बीच में हो। ठीक है, तो बच्चे के गैप होनी चाहिए ताकि एक फीमेल को भी रिकवरी होने का समय मिल जाए। एक बच्चा होने के बाद एक फीमेल को बहुत परेशानियों से झेलना पड़ता है, काफ़ी कमजोरी होती है, उनकी बॉडी रिकवर करती है 3 साल तक, ताकि वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए सुटेबल हो सके। ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर क्या है, वुमन कंट्रोल प्रेगनेंसी अकॉर्डिंग देयर हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल, माई बॉडी माई बेबीज। ठीक है, इस प्रकार से। फिर है एसटीडीज से बचाओ, एसटीडीएस, इसका मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है भाई, अगर इस प्रकार से है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडीज। अब कौन कौन से मेथड हैं इसको ध्यान से पढ़ते हैं। हालांकि बुक में दिया हुआ है बर्थ कंट्रोल कैसे करना है, गर्भ नियंत्रण करना है, या फिर गर्भ नियंत्रण की विधियाँ। तो दो विधियां हैं, पहला है प्राकृतिक विधि, दूसरा क्या है भाई, कृत्रिम विधि। इसको हम आर्टिफिशियल मेथड कह रहे हैं, इसी को हम साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं। प्राकृतिक विधि कौन कौन सी है? आवधिक संयम या लय विधि, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है, फिर है बाह्य स्खलन, फिर है स्तन पर अनावर्तन। ये बेसिक है, हमको इसके बारे में पढ़ना है। क्या है? मुखी निरोधक गोलियां, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कुछ गोलियां आती हैं, उस गोलियों को खाने से प्रेगनेंसी अच्छी नहीं होती है। अगर प्रेगनेंसी अच्छी भी हो गई तो वो गोलियां खाने से जो भ्रूण बना हुआ है वो नहीं बन पाएगा। फिर है शुक्राणु व अंडाणुओं को निषेचन से रोकना। अब कैसे रोकेंगे? बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, मैं पहले कहा था। तो इन्हीं सब मेथड से क्वेश्चन आता हुआ है, हर बार से क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला क्या है, कौन सा मेथड है? IUCD, इसका फुल हम पूछा गया था। तो क्या है भाई? इंट्रा यूरेटिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। मैंने बच्चों का टेस्ट लिया क्लास में, मैंने IUCD पर क्वेश्चन दिया, मैंने कहा इनका फुल फॉर्म लिखिए। बच्चे लोग कुछ भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो इंट्रा यूरेटिन होता है, याद रखिएगा, इंट्रा यूरेटिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD, जैसे कि लूप और कॉपर टी। ठीक है भाई, कॉपर टी गर्भाशय की दीवार पर लगाया जाता है, गर्भाशय पर, ताकि स्पर्म को रोका जाने से। फिर है कॉन्डम्स। अब इसमें फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं और मेल कॉन्डम्स भी आते हैं, इसको हम फेमिडोम बोलते हैं। डायफ्राम, फेमिडोम, वेसेक्टोमी। अब ये सर्जिकल मेथड है। वेसेक्टोमी का मतलब होता है कि सर्जिकली यानी चिकित्सकीय द्वारा, ठीक है भाई, एक मेल के शुक्र नलिका को काट देना। ठीक है भाई, वेसेक्टोमी, वेसस को काट देना। फिर है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है फीमेल में जो फेलिपियन ट्यूब्स है उसको काट देना या बांध देना, ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। फिर थर्ड है चिकित्सकीय गर्भ समापन, इसको बोलते हैं MTP। इसका फुल फॉर्म पूछा गया था आपको एग्जाम में, राइट द फुल फॉर्म ऑफ MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सकीय गर्भ समापन। इसको याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मैं जानबूझकर इस टॉपिक को लाया हूँ ताकि इससे क्वेश्चन बना हुआ है, कई बार आपको बनाना भी है। आगे बढ़ते हैं। डाईफ्राम इनवॉल्ट क्या है, इसके क्या उपयोग हैं? अब डाईफ्राम वॉल्ट क्या है? ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ही है, प्रिवेंट करने के लिए, ओम स्पर्म को रोकने के लिए। क्वेश्चन 22 में पूछा गया था, इससे क्या उपयोग है पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं।
डायफ्राम क्या है? एक रबर का बना हुआ नलिकाकार आवरण होता है जिसके किनारों पर लचीली धातु या स्प्रिंग लगी होती है। इसे क्या कहते हैं? डायफ्राम। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये पूरा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पर इस प्रकार से स्पर्म अब यहाँ पर आया वेजाइना पर, यहाँ पर एक नलिका की रचना है, इसको बोलते हैं बेरियर, डायफ्राम, सर्विकल कैप इसे बोलते हैं, इसको स्पर्म भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। सर्विकल कैप होता है, इसको डायफ्राम बोलते हैं। अब यहाँ पर लग गया ग्रीवा वाले भाग पर, सर्विस वाले भाग पर। अब स्पर्म यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है, तो एक प्रकार से रोक दिए। इट इज ए ट्यूबुलर कवर मेड ऑफ रबर विथ फ्लेक्सिबल मेटल और स्प्रिंग ऑन इट्स एज, ठीक है। इसे योनि के अंदर फिट कर दिया जाता है। इट इज फिटेड इनसाइड द विजाइना। निषेचन को रोकने का काम करता है। वर्क टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबेक्टोमी को समझाइए। व्हाट इज ट्यूबेक्टोमी? एक्सप्लेन ट्यूबेक्टोमी। अब क्या है ट्यूबेक्टोमी? को देखो, ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है स्त्री के फेलोपियन ट्यूब को काट देना या बांध देना। स्त्री के अंडवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं आ पाते हैं और निषेचन नहीं होता है। इस क्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। देख पा रहे हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ये है फेलोपियन ट्यूब, ये है ओवरी। अब फेलोपियन को यहाँ से काट कर बांध दिया गया है। अब ओवरी यहाँ से निकल कर आएगा तो यहाँ पहुँच नहीं पाएगा, तो हमने इसको रोक दिया। ये भी प्रिवेंट है। द फेलोपियन ट्यूब्स ऑफ द वुमन आर कट और टाइड ड्यू टू विच द eggs cannot enter the uterus and fertilization does not take place. This process is called ट्यूबेक्टोमी। आगे बढ़ते हैं। वेसेक्टोमी को समझाइए। एक्सप्लेन वेसेक्टोमी। ठीक है, इससे दो क्वेश्चन बने हुए हैं। एक तो 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, एक आएगा आपका 1 नंबर क्वेश्चन। वेसेक्टोमी को समझाइए, जस्ट इसका उल्टा होगा। वेसेक्टोमी कहाँ होगा? मेल में वेसल्स होते हैं, ठीक है भाई, वॉस डिफरेंसेस होते हैं, शुक्रजनन नलिकाएँ होती हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव में शल्य क्रिया द्वारा नर की शुक्राणुओं को काट कर बांधना क्या कहलाता है? अब देखो बच्चों, वेसेक्टोमी का डेफिनेशन भी आपको इसी आंसर में मिल गया है। कैसे कहेंगे? मानव में शल्य क्रिया द्वारा नर की शुक्राणु नलिका को काटना बांधना क्या कहलाता है? वेसेक्टोमी कहलाता है। तो 2 क्वेश्चन हमें आंसर आपको मिल गया, ठीक है। देखते हैं, ये देखिए, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। 1 पेयर ऑफ टिश्यूज होते हैं, एपिडेमिस होती है, इस प्रकार से ये नलिकाएँ हैं। इसको काट देंगे तो यहाँ पे स्पर्म बनेगा भी, तो यहाँ पे जा नहीं पाएगा। तो सर्जरी द्वारा पुरुष की शुक्राणु नलिकाओं को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु स्खलन के समय नहीं निकलते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है। निषेचन नहीं हो पाता है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी कहते हैं। थ्रू सर्जरी द मेन स्पर्मेटिक duct is cut and tied so that the sperm does not come out during ejaculation. When fertilizer does not occur, this procedure is called vasectomy. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन है, जनन ग्रंथियों को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं बना सकता है, क्यों? जनन ग्रंथियों को हटाना इसका मतलब क्या है भाई? गोनाड्स से है। मेल में बात करूँ तो टेस्टिस, वृषण, और फीमेल में अंडाशय यानी ओवरी। अब गर्भ निरोधक को रोकने के लिए क्या इसी को हटा देना चाहिए? क्या विकल्प मान सकते हैं? नहीं मान सकते। अब नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते? रिमूवल ऑफ गोनाड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अल्टरनेटिव टू कॉन्ट्रासेप्टिव। वाई? ठीक है, पढ़ते इसका आंसर। जनन ग्रंथियों को हटाना गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें सामाजिक, मानसिक व शारीरिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। हमको पता है कि ओवरी और टेस्टिस गोनाड्स सहजनद हैं, इनसे हार्मोन्स बनते हैं, और यही हार्मोन्स एक मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं, इस पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम इन्हीं गोनाड्स को हटा दें तो ये हार्मोन्स नहीं बन पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उस एक व्यक्ति के, या मेल या फीमेल हो, उसके सामाजिक पहलू पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, मानसिक में तो होगा ही होगा, शरीर में भी ज़्यादा असर इसका होगा देखा जाएगा। तो रिमूवल ऑफ गोनाड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अल्टरनेटिव टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स बिकॉज इट कैन कॉज सोशल, मेंटल, फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये नहीं है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों हो। ये ट्यूबेक्टोमी है, ये वेसेक्टोमी है।
दोनों अंतर है। वेसेक्टोमी मेल में होता है और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यह एक जटिल प्रक्रिया है और जो भारत सरकार की जो कानून है, लॉ है, ये हमको इसका इजाज़त नहीं देता है। ठीक है, द दिस प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड, द लॉ डज नॉट अलाउ अस अस टू डू इट। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पूछा बताया था जस्ट पिछले, एमटी का पूरा नाम क्या है? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए इसको। ठीक है, आप कमेंट करेंगे बॉक्स पे, लिख मुझे बताइए कि एमटी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, चलिए समझते हैं। एमटीपी का पूरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सकीय गर्भ समापन, एबॉर्शन। ठीक है, गर्भ में बच्चा पल रहा होगा, उस बच्चे को चिकित्सक की सहायता से हटा देना। ठीक है, इसी को हम एबॉर्शन भी कहते हैं। एबॉर्शन का ही एक साइंटिफिक नाम है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब एमटीपी को शासन द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब क्यों मान्यता प्राप्त है? कि सपोज दैट कि एक बच्चा है, अब उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो गई या कुछ खराबी हो गई, तो उसको बाहर निकाला जा सके। ठीक है, अगर स्वस्थ बच्चा नहीं आता है इस पृथ्वी पर, तो कहीं ना कहीं उनके माँ बाप को भी दिक्कत होगी और बच्चों को जीवन में भी दिक्कत होगी। तो सरकार चाहती है कि ऐसे बच्चे ना हो जो फिजिकली चैलेंज्ड हों। ठीक है, या उनमें बाद में उनके परिवार को समस्या है, तो सरकार इनका मदद देती देने के लिए सरकार ने एक अलग विभाग की स्थापना की है, एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया। इसको बोलते हैं परिवार कल्याण विभाग। आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे कहीं भी जिले का, तो वहाँ पर एक विभाग होता है, इसको बोलते हैं परिवार कल्याण विभाग, फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रत्येक सरकारी चिकित्सालयों में परिवार नियोजन की निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध होती हैं। फ्री होता है, मुफ्त होता है, किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है। नो मनी रिक्वायर्ड। जन्म नियंत्रण के तरीकों को अपनाते समय अनुभवी डॉक्टरों के सलाह के अनुसार ही किसी विधि को अपनाना चाहिए। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से काम करें, अपना डॉक्टर से सलाह लें कि अगर भविष्य में बच्चा नहीं चाहिए, अगर एक दो बच्चे हो गए हैं तो ये ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होता है, ताकि भविष्य में बच्चे ना हो। तो ये डिपेंड करता है उन कपल्स पर। बार बार गर्भपात करवाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है भाई, क्योंकि हम नेचर से जुड़े हुए हैं, हम नेचुरल हैं। नेचर से छेड़छाड़ करना सही बात नहीं है। एक बार किए, दो बार किए, बार बार करेंगे तो कहीं की दिक्कत होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCD का पूरा नाम लिखिए, राइट द फुल नेम IUCD। 2020 में क्वेश्चन पूछा है, बता दो। इंट्रा यूरेटीन, देखिए आई फॉर इंट्रा यूरेटीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, हिंदी में कहते हैं अंतर गर्भाशयी निरोधक युक्तियाँ। ठीक है भाई, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है निरोधक। ठीक है, युक्तियाँ मतलब डिवाइसेस। तो अंतर गर्भाशय निरोधक युक्तियाँ आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब चाहे तो ये है ना, इस प्रकार से है। अब कॉपर टी, अब क्या क्या डिवाइसेस हैं रोकने के लिए? कॉपर टी नाम से स्पष्ट है, कॉपर की बनी टी आकार की एक डिवाइस है। अब ये कहाँ फिट होगी? ये फिट होती है एक फीमेल के गर्भाशय में। देखो नाम से स्पष्ट है, यूटेराइन यानी कि यूट्रस में, गर्भाशय में। तो कॉपर टी को गर्भाशय में रखकर निषेचन को रोका जाता है। कॉपर से बने IUCDs को सामान्यतः कॉपर टी कहते हैं। ये देखिए, ये कॉपर टी है, इस प्रकार से एक इधर ऐसा और टी आकार का ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? ये कॉपर टी है। अब यहाँ ऐसे लग गया, स्पर्म यहाँ पे आएगा भी तो यहाँ आकर रुक जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। फिर 24 आवर्स के आसपास स्पर्म का लाइफ टाइम होता है। 24 आवर के बाद अगर अंडा नहीं मिला तो मर जाएंगे, डिजरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका है। अब यह है क्या, इसमें आयनीकृत यानी कि आयोनाइज्ड कॉपर की मेटल्स होती हैं, धातु होती हैं, जो कि लगभग 50 माइक्रोग्राम प्रतिदिन की दर से यहाँ पर विशिष्ट होती हैं। इसको मारने के लिए, इस स्पर्म को मारने के लिए, इसे हम स्थानीय इनफर्टिलिटी प्रभाव कहते हैं, सॉरी एंटी फर्टिलिटी प्रभाव कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कॉपर टी में बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि कॉपर T200, मल्टी लोड, कॉपर T250, कॉपर T7। ये सब कॉपर टी के वेराइटीज़ हैं। डॉक्टर के सलाह से इसको लगाया जाता है अगर किसी दंपति को इस प्रकार से बच्चा नहीं लेना है, इस प्रकार से। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक देखें। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, मेरे व्हाट्सएप चैनल आकर जुड़िए,
सीजी बोर्ड प्रिपरेशन, कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप जा सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, सीजी बोर्ड प्रिपरेशन का चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा www.flipboard.com को, और थैंक यू बोलना चाहूँगा नवबोध बुक 12th बायोलॉजी को। तो बच्चों, आप लोग बोर्ड के एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए, कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे चैनल के माध्यम से, इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, आप पूछिए, अगर पूछेंगे तो मैं बताऊँगा कैसे। ठीक है भाई, तो अब क्वेश्चन वही करते हैं जिनको डाउट होता है। डाउट का बहुत जब पढ़ते हैं, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, ठीक है, और मोर डाउट्स। तो जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको डाउट्स होगा, क्वेश्चंस आएंगे आपके मन में, तो क्वेश्चन कीजिए, मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं आपके चैप्टर नंबर 5 में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।